एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 9 अगस्त के शिफ्ट 1 की क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। और सीएचएसएल का एग्जाम आपका पास में है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022, one of the events being conducted by the Indian Navy to commemorate आज़ादी का अमृत महोत्सव and खेलो इंडिया was held in। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि इंडियन नेवी ने जो इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 जो ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, वो कहाँ पर किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे था केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। रमेश व्यास सर्व्ड एज गवर्नर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इन 2023। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि रमेश व्यास ने कहाँ के गवर्नर के रूप में काम किया था महाराष्ट्र का गवर्नर बनने से पहले। तो यहाँ पे राइट आंसर तो था झारखंड, लेकिन अभी झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन हैं, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड नील्स बोहर प्रपोज अ थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी दैट सम फिजिकल क्वांटिटीज टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नील्स बोहर ने कब ये बताया था कि कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेती हैं। नील्स बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, इनका ये कहना था कि सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के किनारे किनारे ऐसे घूमते रहते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होता है, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, सेम नहीं होता। और जो न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, तो उसको अगर थोड़ी ज़्यादा एनर्जी वो ले करके बाहर वाले शेल में कूद जाता है। तो यही सब उन्होंने बताया था। तो कब बताया था वही पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1913 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक सिंबल अल्फा एंड द मेटालिक रेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसको ग्रीक सिंबल अल्फा से डिनोट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टीनियम। और एक्टीनियम अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following organized सार्वजनिक गणेश उत्सव to inculcate national sentiments among the masses। यहाँ पे पूछ रहा है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव किसने ऑर्गेनाइज किया था ताकि लोगों के अंदर जो है राष्ट्र की भावना जागृत हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक। अगर आपसे पूछे कि कब इन्होंने स्टार्ट किया था तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which event was hosted at Lord's Cricket Ground LCG at the 2012 Olympics। तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है वहाँ पे कौन सा इवेंट होस्ट किया गया था 2012 के ओलंपिक्स में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, आर्चरी। इसको हम बोलते हैं होम ऑफ क्रिकेट, इसको आप याद रखेंगे, होम ऑफ क्रिकेट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the compelling factor that produced a very high repayment rate of 98% in the concept of lending to groups of poor women initiated by Dr. यूनुस। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंपेलिंग फैक्टर रहा था जिससे कि जो भी लोन लिया जा रहा था तो उसको 98% लोग जो है लोन वापस कर दे रहे थे बाद में। तो ये जो है स्टार्ट किया था डॉक्टर यूनुस ने। तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे था। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉइंट लायबिलिटी पुटिंग सोशल प्रेशर टू रिपे लोन्स। जॉइंट लायबिलिटी एक ऐसा ग्रुप होता था जिसमें कि लोग एक दूसरे के लोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। मतलब अगर किसी ने भी लोन लिया है और वो लोन उसमें वापस नहीं कर रहा है तो बाकी के जो सारे मेंबर्स हैं तो उनको मिल करके लोन वापस करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाने से लोगों पे प्रेशर बनता था कि मतलब इनको लोन वापस करना ही करना है, ये लोग उन पे प्रेशर देते थे। तो जिससे कि लोन रीपेमेंट रेट जो है 98% तक पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज फाउंड ऑन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के फुटहिल्स पे कौन सा जो है फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेसिडियस। टुंड्रा और अल्पाइन तो काफ़ी ऊंचे एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रूड डेथ रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। क्रूड डेथ रेट कितना था इंडिया का 2011 के जनगणना के अनुसार। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्रूड डेथ रेट क्या होता है। पर 1000 लोगों पे कितने लोगों की जो है डेथ हो रही है उसी को हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 7.1%। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन डांसेस। इंडियन डांसेस के लिए कौन जो है अवार्ड देता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैज़ वॉन द ICC इमर्जिंग वुमेन्स क्रिकेटर अवार्ड फॉर द ईयर। तो ये भी करंट अफेयर्स का है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर यहाँ पे रेणुका सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ विच साउथ इंडियन कल्ट। अलवर्स जो हैं किसके डिवोटीज यानी किसके भक्त हुआ करते थे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वैष्णविज्म। और अगर आपसे नयनार्स पूछे तो ये होते हैं डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, तो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग कंडीशंस ऑल्सो इंक्लूड प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट, दिस फॉल्स अंडर। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 43 जो है इसकी बात करता है। और अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 44, तो ये रिलेटेड है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से। और आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट शैल मेक प्रोविज़न फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, यानी काम करने के लिए कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। और इसी 42 में ही आता है मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि अगर मैटरनिटी रिलीफ भी जो है आर्टिकल 42 में ही आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जायद सीजन इन इंडियन एग्रीकल्चर। जायद सीजन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इट फॉलोज द रबी सीजन, यानी रबी का सीजन आता है, उसके बाद जायद का आता है, फिर खारिफ, फिर उसके बाद आता है रबी, फिर जायद, फिर खारिफ। तो 3 सीजन्स होते हैं हमारे, और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलत अजीज़ इज़ प्राइमरीली अ। यहाँ पे कह रहा है कि तलत अजीज़ क्या हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल, कार्नेटिक क्लासिकल या फोक सिंगर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गज़ल सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेविति चियट्टम, ननगई नाटकम एंड दासियट्टम आर द फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, ये पूछ रहा है कि किस डांस फॉर्म का ये पार्ट है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम डांस के ये पार्ट हैं। मोहिनी अट्टम जो है केरला का क्लासिकल डांस है, आप इसको याद रखेंगे। सत्तरिया अगर पूछे कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो असम का। और कथकली पूछे तो यूपी उत्तर प्रदेश का। और ओडिसी अगर पूछे तो ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल आयन रिलीज्ड फ्रॉम टैनरी इंडस्ट्री कॉजेज अक्यूट वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा मेटल आयन जो है जो कि टैनरी इंडस्ट्री से निकलता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर का पोल्यूशन होता है। टैनरी इंडस्ट्री मतलब एनिमल की स्किन को जो लोग लेदर में कन्वर्ट करते हैं वो इंडस्ट्री। तो वहाँ पे कौन सा मेटल आयन निकलता है जिसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। जब ये एनिमल की स्किन को लेदर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको जो है हाइड करने के लिए ये क्रोमियम यूज़ करते हैं एज अ टैनिंग एजेंट, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लान दैट मेनली एम्स टू कोऑर्डिनेट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट प्लान्स थ्रू टारगेट्स इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कौन सा प्लान है जिसका उद्देश्य था कि प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों पे जो है टारगेट किया जाए। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है हर सेक्टर को इनकरेज करने के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा था, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिकेटिव प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी करंट अफेयर्स का था। आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे मत करिए, और इस वाले शिफ्ट में मैंने देखा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम NNP एट मार्केट प्राइस। कह रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है हम माइनस कर दें अगर NNP में से, तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का
और जो भी सेल हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सब पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उन सबको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और अगर हम उसको माइनस करते हैं एनएनपी से तो हमें मिल जाता है नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्विलांस इज स्पेसिफिकली एम्ड एट आइडेंटिफाइंग मिसिंग केस ऑफ डिजीज। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि किस प्रकार की निगरानी का उद्देश्य विशेष रूप से बीमारी के लापता मामलों की पहचान करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटिनल सर्विलांस। बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं ना जिनका हमें मतलब पता नहीं चल पाता कि रीज़न कि क्यों ये सारी बीमारियां हो रही हैं, तो सर्विलांस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विलांस का मतलब क्या होता है कि सिस्टमैटिक जो है डाटा को कलेक्ट किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए, ताकि जो है पता चल सके कि क्यों ये डिजीज़ हो रही है, तो उसी को बोलते हैं सर्विलांस। और सर्विलांस जो होता है ना ये 4 टाइप्स का होता है और ये चारों टाइप्स जो है लिखे हुए हैं। ओवर्ट सर्विलांस होता है, पैसिव सर्विलांस, एक्टिव सर्विलांस एंड सेंटिनल सर्विलांस। ओवर्ट सर्विलांस में क्या होता है, ओवर्ट सर्विलांस में जो भी डाटा आप कलेक्ट करते हैं वो उनकी फुल नॉलेज में कलेक्ट करते हैं, जिससे कि आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी पेशेंट है उससे आप अगर डाटा ले रहे हैं और उसको पता है वो सारी चीज़ें कि हाँ उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसका डाटा लिया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर्ट सर्विलांस। पैसिव सर्विलांस का मतलब होता है कि इसमें डाटा तो कलेक्ट किया जाता है लेकिन किसी से डायरेक्ट डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। जो भी सोर्सेज हमारे पास पहले से हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह या क्लिनिक वगैरह से अगर आप डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव सर्विलांस। एक्टिव सर्विलांस का मतलब होता है कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है आप उसी से कांटेक्ट करके रेगुलरली अगर सर्विलांस करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्टिव सर्विलांस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द मॉन्यूमेंट्स और अ प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि हमारे जो भी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 अगर बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट रहेंगी, मतलब कोई एक दूसरे के मामले में जो है दखल नहीं देगा। सो जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव का जो है सेपरेशन इस आर्टिकल में बताया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 51 की तो इसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू नाबार्ड्स ई शक्ति प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाबार्ड जो ई शक्ति प्रोजेक्ट लाया था उसके बारे में कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो नाबार्ड जो है ई शक्ति प्रोजेक्ट लेकर के आया था, ये क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में भी पूछा गया है इसी से रिलेटेड। तो पहला यहाँ पे है द प्रोजेक्ट एम्ड टू डिजिटाइज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा ऑफ द ऑल एसएचजीज। यानी ये जो नाबार्ड ने ई शक्ति प्रोजेक्ट लेकर के आया था तो इसका एम ये था कि फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डाटा को डिजिटाइज कर दिया जाए, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके। द प्रोजेक्ट एम्ड टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया अमंग द फार्मर्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि नाबार्ड जो ई शक्ति प्रोजेक्ट लाया था उसका एम ये था कि डिजिटल इंडिया के बारे में फार्मर्स में भी अवेयरनेस लाई जाए। थर्ड यहाँ पे लिखा है दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय नाबार्ड इन मार्च 2015। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओनली 1 and 3, केवल पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। यानी नाबार्ड जो है ई शक्ति प्रोजेक्ट 2015 में लेकर के आया था और ये डिजिटाइजेशन के लिए था, लेकिन ये फार्मर्स के बारे में नहीं था। तो सिर्फ पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल टैक्सेस वुड हेल्प टू रिड्यूस द ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर बिकॉज। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेस जो होती हैं वो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को कम करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेस जो होती हैं वो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को कम करती हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं ना वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को घटा देते हैं। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका मतलब ये होता है ना कि वो एडिशनल इनकम जो कि एक पर्सन को खर्च करने के लिए मिलता है। लेकिन अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए तो इंसान को जो पैसा खर्च करने के लिए बचता है वो कम बचेगा, तो जिससे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम घट जाएगा।
तो वही बोल रहा है कि प्रोपोर्शनल टैक्सेस जो होते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को रिड्यूस कर देते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या होते हैं। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का मतलब कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके टैक्स रेट भी बढ़ते जाएंगे, मतलब आपको टैक्स अपनी इनकम के हिसाब से पे करना होगा। इसका मतलब आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो आपको टैक्स भी और बढ़ा करके पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें यही पूछा था कि 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे पे कौन जो है चीफ गेस्ट था यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फतह अल सीसी। तो ये था हमारे 9 अगस्त की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन का सलूशन, और यहाँ पे जो है करंट अफेयर्स का वेटेज इस वाली शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा था। आई होप आपको इस सलूशन से हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।